अस्सलाम वालेकुम। सॉलिड्स, इस टॉपिक को आज स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम गैसेस को डिस्कस कर चुके हैं। गैसेस की टिपिकल प्रॉपर्टी पहले डिस्कस की, बाद में बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एब्सोल्यूट जीरो को डिस्कस किया। लिक्विड को स्टार्ट किया। लिक्विड में हमने इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और डेंसिटी वगैरह को डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करने लगे सॉलिड। अब सॉलिड के बारे में ना चंद बातें हमने पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बात कर ली थी। भाई जो सॉलिड होते हैं ना, इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप होगी, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी और इनमें क्लोज पैकिंग होती है। क्लोज पैकिंग क्या होती है आगे जाके पढ़ लें। क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, इनमें पार्टिकल्स की क्लोज पैकिंग होगी, मतलब ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। सही है। बात करते हैं टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज, मुझे सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। क्या दिया हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट को उर्दू में कहा जाए तो इसको कहते हैं नुक्ता घलाव। क्या कहते हैं? नुक्ता घलाव। अच्छा अब देखो एक बात इधर सुनना, ये देखिएगा मेरे पास ना जो सॉलिड होता है इसमें एटम्स की अरेंजमेंट होगी इस तरह, बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। सही। और ये वाली एटम्स की अरेंजमेंट होती है सॉलिड के अंदर। किसके अंदर होती है? सॉलिड्स के अंदर इस तरह की एटम्स की अरेंजमेंट होती है, बिल्कुल करीब करीब। एटम अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। अगर मैं इसको गर्म करना शुरू कर दूं तो ये अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हो जाती है। और लिक्विड में एटम्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह होती है। मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े एक दूसरे से दूर होते हैं। सही है। और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी वीकर हो जाती हैं। कहता अगर आप सॉलिड को गर्म करो, अगर आप क्या करो जी, किसी भी सॉलिड, आप प्लास्टिक को लो, प्लास्टिक को लेकर गर्म करना शुरू कर दो, एक वक्त आएगा वो सॉलिड लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। कहता वो टेम्परेचर जहां पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्ट से निकला है, पिघलना। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहां पर कोई भी सॉलिड पिघल जाए, वो टेम्परेचर जहां पर कोई भी सॉलिड पिघल जाए, मेल्टिंग पॉइंट है। सही। इसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जहां पर एट विच आ सॉलिड, एक सॉलिड, आ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, वो टेम्परेचर जहां पे कोई भी ठोस पिघलना शुरू हो जाए, एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये पाया जाए डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ, डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, ये लिक्विड के साथ, वो सॉलिड लिक्विड के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम पर मौजूद हो। इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या नाम देते हैं? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? तो कहते हैं आप कोई भी सॉलिड लो, ये मेरे पास सॉलिड है, मैं सपोज करता हूँ ये बर्फ़ ले ली है मैंने, इतना सा टुकड़ा। कहता बर्फ़ को गर्म करना, थोड़ा सा गर्म करोगे ना, ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पानी होगा और कुछ क्या होगा? बर्फ़ होगी। बर्फ़ क्या है? सॉलिड है। पानी क्या है? लिक्विड है। सही है। तो कहता जी डायनामिक इक्विलिब्रियम में दोनों चीज़ें पाई जाएंगी, कुछ सॉलिड होगा, कुछ लिक्विड होगा, और उस वक्त जो उस चीज़ का टेम्परेचर होगा वही इसका मेल्टिंग पॉइंट है। वही क्या होगा? हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है। भाई ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसकी। मेल्टिंग पॉइंट के एग्जाम्पल की बात की जाए तो भाई जो NaCl है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा हुआ है आपने, कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
कुछ बुक्स में 800 भी लिखा हुआ है, यह हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl कितना होता है? इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस तरह मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो बर्फ है वो किस टेम्परेचर पे पिघलेगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। किस पे? आप कहें सर जी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है? देखिए याद रखिएगा, अगर आप एक वाटर को लेते हो, वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बाद दफा अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, तो आपको ये तीनों स्टेट में, गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? अच्छा, गैस की फॉर्म में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? हमारे एटमॉस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर इतने परसेंट पानी होता है, 0.0001%, इतने परसेंट पानी है हवा के अंदर। और ये सॉलिड फॉर्म में कहाँ एग्जिस्ट करता है? पहाड़ों पे जो बर्फबारी होती है वो सारे का सारा पानी होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। और लिक्विड फॉर्म में दरियाओं में लिक्विड। तो याद रखिए पानी तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, अगर कोई बंदा आपसे ये पूछ ले वाटर एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी किस फॉर्म में होगा? लिक्विड की फॉर्म में। सही है, तो याद रखिए रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा, लेकिन सॉलिड में भी पाया जा सकता है, लिक्विड में भी, और गैसेस हालत में भी पानी पाया जा सकता है। देखो मैं पानी ले लेता हूँ पहले लिक्विड, अगर मैं लिक्विड को गर्म करूँगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में या वेपर में। अगर मैं सॉलिड को ठंडा करूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। पानी को ठंडा करूँगा, देखो अगर तो आप पानी को ठंडा करके इस साइड की तरफ लेके जाते हो, इन दो की बात कर रहा हूँ, लिक्विड से सॉलिड, तो आप इसको कहोगे ये फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या कहोगे? फ्रीजिंग पॉइंट। और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर सॉलिड से पिघला के दोबारा लिक्विड में लेके आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट है। और पानी का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब ये पिघलता भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और जमता भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बात याद रखिएगा। क्या? पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पिघलता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जमता है। सही है। तो बात बच्चे बेसिकली ना यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन करनी है। बाकी ये आप थोड़ा बहुत लिखना चाहते हो तो लिख लो, पेपर में नहीं आएगा। सही है। तो नेक्स्ट हम जो बात लिखेंगे, चलो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। थोड़ी सी लिखेंगे, कुछ ज़्यादा लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। कहता है हमारे पास सॉलिड के अंदर ना एटम्स की जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है। और यहाँ पे एटम पता क्या करता है, यहाँ पे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल आसानी से मूव कर सकते हैं, आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। अगर आप लिक्विड को फर्श के ऊपर गिराते हो पानी खुद ब खुद ही आगे की तरफ जाता है। लेकिन ये काम सॉलिड में नहीं होता। सॉलिड जहाँ पर रख दोगे वहीं पड़े रहेंगे। सही है। तो सॉलिड याद रखिएगा, सॉलिड्स आर नॉन मोबाइल। सॉलिड्स आर नॉन मोबाइल and atoms of solids are fixed at their position, एटम जो होंगे वो अपनी पोजीशन पर फिक्स होंगे। सही है। the solid particles have vibrational काइनेटिक एनर्जी। कहते हैं सॉलिड के पास सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। वाइब्रेशनल क्या होती है? वाइब्रेशनल मोशन क्या होती है? किसी भी शय का अपने एक्सिस के इर्द थोड़ा बहुत आगे पीछे हटना या होना, इसको वाइब्रेशन कहते हैं। मतलब मोबाइल में वाइब्रेशन होती है तो मोबाइल अपनी जगह पड़ा रहता है लेकिन वो थोड़ा बहुत हिल रहा होता है अपनी जगह पे, अपनी जगह तब्दील नहीं करता, जगह तब्दील नहीं करेगा, सिर्फ अपनी जगह पड़ा रहेगा और उसी जगह पे रह के वो हिलेगा थोड़ा बहुत। सही है। तो द सॉलिड पार्टिकल्स हैव वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी।
सॉलिड पार्टिकल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है व्हेन टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज इंक्रीज्ड, सॉलिड इज इंक्रीज देन एनर्जी ऑफ solid particles are also increase and start melting and starts melting। बस इतनी बातें लिख लो, बहुत है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसकी टिपिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए, ये पहली टिपिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजिडिटी। रिजिडिटी बच्चे, रिजिडिटी को उर्दू में अगर प्रॉपर लफ्ज़ लिखूँ तो सख्तपन कह सकते हैं। सख्तपन मतलब जो जितने भी सॉलिड हैं सारे के सारे सख्त होते हैं थोड़े थोड़े, मतलब आप ये बोर्ड मार कर देख लो, ये सख्त है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए ना, कहता हमारे पास ना सॉलिड में एटम्स एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा करीब होते हैं। क्लोज पैकिंग वर्ड यूज़ करेगा कि एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, और इसी वजह से एटम्स के दरमियान में क्लोज पैकिंग होती है। एटम के दरमियान क्या होता है जी? क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स होगी। क्या होगा हमारे पास? क्लोज पैकिंग होगी। क्या होगी हमारे पास? क्लोज पैकिंग होगी। भाई ये बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जितने भी सॉलिड हैं ये रिजिड हैं। क्यों रिजिड है? क्योंकि इनमें एटम्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब होते हैं और इनमें क्लोज पैकिंग होती है। बात खत्म, 1.5 लाइन बननी है। solids are rigid because in solids के अंदर all the atoms are close to each other। जितने भी एटम होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे क्या होते हैं? करीब करीब होते हैं। बिकॉज इन सॉलिड ऑल द एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैव क्लोज पैकिंग ऑफ एटम्स। बस रिजिडिटी में बस इतनी बात लिखनी है। आपकी बुक में सिर्फ 1.5 लाइन लिखी है कि एटम एक दूसरे करीब होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है, इसलिए ये सख्त होते हैं, ये रिजिड होते हैं। सही है। अगर आपको ये सवाल पेपर में आ जाए वाई सॉलिड्स आर रिजिड, तो आप यही बात लिखोगे। साथ में डायग्राम बनानी हो इस तरह की एक डायग्राम साथ बना लीजिएगा। ये डायग्राम साथ इसके साथ नीचे बना लेना। सही है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। क्या है? और ये डेंसिटी किसकी बात करनी है हमने? सॉलिड की। भाई डेंसिटी वही चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे भी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। और जो देखो बात हम सॉलिड की कर रहे हैं, अगर सॉलिड की डेंसिटी की बात की जाए तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड और गैसेज की निस्बत सबसे ज़्यादा होती है। The density of solid is greater than liquids and gases। और ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। सॉलिड की डेंसिटी गैसेज की निस्बत कितने गुना ज़्यादा होगी? तकरीबन 1000 गुना। सही है। तो द डेंसिटी of solid is 1000 टाइम 1000 गुना ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन गैसेस एंड। और बाकी जो बातें आपको पता ही हैं। भैया सॉलिड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और गैसेस की डेंसिटी को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्राम पर
डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पहले लिख चुके हैं। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, एग्जाम्पल डेंसिटी की दी हुई हैं। किन किन चीज़ों की दी हुई हैं बच्चे? एलुमिनियम, एलुमिनियम की एग्जाम्पल दी हुई है, इसकी डेंसिटी कितनी है? आयरन की डेंसिटी दी हुई है आयरन, और गोल्ड की डेंसिटी दी हुई है बच्चे। इसकी आई थिंक है 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी है आयरन की 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और गोल्ड की है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इन सब का मतलब क्या है? अरे इन सब का मतलब समझना। इस साइड पे आओ थोड़ी देर के लिए। कहता है आप ना 1 लीटर वाली 3 बोतलें लो। लीटर वाली बोतल देखी हुई है ना? 1 लीटर वाली 3 बोतल लेनी है। ये एक मेरे पास आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई। ये 1 लीटर की 3 बोतलें हैं, सही है। अब एक बोतल मैंने एल्यूमिनियम भर लिया, ये वाला, इसे क्या भर लिया मैंने? एल्यूमिनियम। एक बोतल मैंने आयरन भर लिया, लोहा, लोहा पिघला कर मैंने बोतल के अंदर डाल दिया, और एक बोतल में मैंने सोना भर दिया, 1 लीटर, 1 लीटर। अच्छा, आप खुद सोच के पहले मुझे बताओ कि 1 लीटर अगर मैं सोना पिघला के 1 लीटर की बोतल में डाल दूं तो कितने किलोग्राम सोना 1 लीटर में आ सकता है? मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, सुन लो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन सुन लेना। अगर 1 लीटर बोतल के अंदर एक पानी डाला जाए ना तो वो 1 किलोग्राम आता है। 1 लीटर में पानी डाला जाए तो वो 1 किलोग्राम होता है पानी। अगर मैं 1 लीटर में सोना पिघला के डाल दूं, गोल्ड, तो वो 1 लीटर में कितना आएगा? 1 किलोग्राम आएगा, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, कितने किलोग्राम आ सकता है? 1 किलोग्राम। और क्या बच्चा है? 900 ग्राम, सही, 900 ग्राम। और क्या बचा? और याद रखिएगा, अगर 1 लीटर के अंदर मैं सोना पिघला के डालता हूं तो इसका वजन टोटल 19.3 किलोग्राम होगा। 19 किलोग्राम सोना 1 लीटर बोतल के अंदर आएगा, और लोहा 7.86 किलोग्राम, और एल्यूमिनियम 2.70 किलोग्राम, सही है। तो ये याद रखिएगा, एल्यूमिनियम सबसे हल्का है, लोहा 7 किलोग्राम 1 लीटर के अंदर आता है। कितने किलोग्राम? 7.5, 7.86, 7.5 कर लो, और सोना 19.3 किलोग्राम 1 लीटर सोने की बोतल के अंदर, या 1 लीटर के अंदर सोना आता है, सही है। तो यही बात आप शायद उससे अंदाज़ा ना लगा पाते, यही वैल्यूज़ मैंने ऊपर लिखी हैं। जहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, मैंने किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया इसको, सही है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर को किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर कह सकते हैं, सही है। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।